जय हिंद एवरीवन। सो नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और आज हमने एथिक्स के भी जो एमसीक्यू है उसको यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि यूपीएससी में भी और इवन अगर आप स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम देखते हैं वहाँ पर भी क्या एक ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि 2, 3, 4 और कुछ कुछ केसेस में तो ज़्यादा आपके एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन जो डिसीजन मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको भी ऐड किया जा रहा है, तो वो भी हम यहाँ पर साथ में करने वाले हैं। तो मार्किंग स्कीम सेम रहने वाली फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, 0 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एथिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। ये आपको प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस में पेपर नंबर 4 में और इंटरव्यू के अंदर भी आपको हेल्प करने वाला है। यू आर अ प्रोबेशनरी सिविल सर्वेंट। प्रोबेशनरी सिविल सर्वेंट कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 1 साल का जो पीरियड आपका होता है वो प्रोबेशन होता है, उसमें आप ऑन प्रोबेशन कहलाए जाते हैं। जब 3 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो ही सर्विस में फिर आपका कन्फर्मेशन होता है, आपको एक कन्फर्मेशन लेटर मिलता है। तो यू आर अ प्रोबेशनरी सिविल सर्वेंट मतलब आप अभी इस फेज में हैं, ठीक है। आप प्रोबेशन पे है सिविल सर्वेंट और आप इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रिलीफ सप्लाईज को देख रहे हैं, उसको ओवरसी कर रहे हैं। और आपको ये पता चला कि एक लोएस्ट बिड आई है जिसको हम सर्विस में L1 कहते हैं। स्ट्रांगली इसे बैक किया गया है, ये जो व्यक्ति ने लोएस्ट बिड दी है, एक सीनियर ऑफिसर जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, जो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। रिपोर्टिंग अथॉरिटी का मतलब यह है कि वही व्यक्ति आपकी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट लिखने वाला है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति जो यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। और वही रिपोर्टिंग अथॉरिटी इस व्यक्ति को जिसने लोएस्ट बिड दी है इसको भी वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, ठीक है। सीनियर ने आपको हिंट देते हुए कहा कि आप इसके साथ कोऑपरेट करें और ताकि आपका आगे ये जो प्रोबेशन का पीरियड है वो स्मूथ हो जाए, उसमें आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। दिस इज शॉर्ट, बेसिकली टाइम इज शॉर्ट, टाइम कम है और सप्लाईज जो है वो आपको अर्जेंटली चाहिए। तो 4 ऑप्शन के पास है, क्या करेंगे, क्या अप्रूव कर देंगे ताकि सीनियर के साथ रिश्ते बेहतर हों और आपको सप्लाईज तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड है रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि फोर्स्ड है, फेक है, आप कहें कि उसमें फोर्जरी करी हुई, कुछ मॉडिफिकेशंस करी हुई है बिड के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं ना उसमें सर्टिफिकेट्स जो है वो फोर्स्ड है। तो या तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि रेगुलरिटी है, उसके बारे में राइटिंग में दे सकते हैं और फिर प्रॉपर चैनल में उसको एस्केलेट कर सकते हैं इशू को। इग्नोर कर सकते हैं फोर्जरी को फॉर नाउ और एक प्राइवेट रिकॉर्ड इसका रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब आपके ऊपर बात आए तो आप इसको यूज़ करें, या फिर डिसीजन जो अपने सीनियर के ऊपर डाल सकते हैं कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप इस पर डिसीजन ले लो, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखो, एक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करेजियस होगा, करेज उसमें होनी चाहिए। तो पासिंग द बक इज नॉट द राइट ऑप्शन कि आपको जैसे ही कोई मुश्किल चीज़ दिखी आपने अपने सीनियर पे डाल दिया कि आप ले लो डिसीजन, वो तो बिल्कुल भी सही क्वालिटी नहीं है। और अगर आप देखेंगे जब हम बेसिक वैल्यूज़ भी पढ़ते हैं सिविल सर्वेंट्स के अंदर तो उसमें करेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर आप लॉजिकली देखें, जितना एथिक्स के बारे में भी आप जानते हैं, तो हमें पता है कि लीगैलिटी, इंटेग्रिटी और साथ ही साथ करेज, कन्विक्शन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रूव करना तो वैसे ही गलत हो जाएगा, अप्रूव करके चुप रहना भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, जो बेस्ट ऑप्शन है, देखो वैसे मेंस में लिखना होगा तो हम बी तो लिखेंगे, साथ में ये भी लिखेंगे क्योंकि टाइम कम है और शॉर्ट सप्लाई है, तो हमें इसके अलावा अरेंज करने पड़ेंगे वो जो सप्लाई हमारे पास अवेलेबल, रिलीफ सप्लाई जो है उसको लेकर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेंस का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 4 में से बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो बी इज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस। द रीजन इज क्योंकि इसमें इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंपार्शियलिटी, करेज, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि बेसिक वैल्यूज़ है सिविल सर्विसेज के अंदर। लेकिन मेंस में लिखना होगा या फिर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो हम ये भी बताएंगे कि इसके अलावा ये तो हमने अच्छा डिसीजन ले लिया, लेकिन हम अरेंज करेंगे उन शॉर्ट सप्लाईज को, चाहे वो हमें थोड़े से महंगे दामों पे ही क्यों ना मिले। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अमाउंट अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है और वो सप्लाईज हमें चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी फोर्स डॉक्यूमेंट वाले से हम इसे ले लें, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट चॉइस। चलते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। वैसे देखो पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि करंट फेस में ये चीज़ आई है इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है। इमरजेंसी जो है, एक इमरजेंसी के ऊपर एक चैप्टर जो है क्लास 9th की टेक्स्ट बुक है, एक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसके अंदर इस चैप्टर को ऐड किया गया है। और वैसे भी पीछे हमने देखा था कि 25 जून को, वैसे 25 जून 1975 को ही इमरजेंसी जो है उसे लगाया गया था। तो यहाँ पर इसी वजह से इसको आप कह सकते हैं कि मैं एक तरीके से याद भी किया गया था 25 जून को कि इस तरीके से 25 जून 1975 को, आज से काफ़ी साल, 50 से ज़्यादा साल पहले इमरजेंसी लगाई गई थी। तो क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट इसको लेकर है। इट कैन बी प्रोक्लेम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे प्रोक्लेम कर सकते हैं आर्टिकल 352 के अंदर। और ग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। 44th अमेंडमेंट जो है उसने रिप्लेस किया था, इसके अंदर एक फ्रेज थी इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन, तो इसको हटाकर ये नई टर्मिनोलॉजी आ गई थी। एक बार इसे प्रोक्लेम कर लिया गया तो इसे
1 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ता है। दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के वो इसे स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है। वैसे बात करी जाए तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, और मैंने जैसे आपको बताया कि पॉलिटी का है, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में आया है तो इस वजह से यहाँ पर आने के चांसेस बन जाते हैं इसके। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करें तो 44th अमेंडमेंट जो है इसने आईडी को रिप्लेस करके ये एआर लेकर आए थे, जो सेकंड यहाँ पे दिया भी हुआ है। और यस 352 ही वो आर्टिकल है जिसके अंदर WEA करके याद कर लीजिएगा या AWE करके याद कर लीजिएगा, जिसमें वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे आप इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। और एक बार प्रोक्लेम हो गई तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1 महीने का टाइम है, स्पेशल मेजोरिटी के हिसाब से आपको इसको दोनों हाउसेस से अप्रूव कराना है। ठीक है, अब देखो पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पर अगर ये होता है वंस प्रोक्लेम्ड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एज पर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती और क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाता। रीज़न ये है कि यहाँ पर अभी ये 1 महीना है, ओरिजिनली जो है 2 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट जब आती है, 44th अमेंडमेंट के बाद ये जो 2 महीने का टाइम था ये 1 महीना कर दिया गया। तो इस तरीके से कई बार चेंजेस हो जाते हैं कि आप पढ़ के ये गए और आपको लगा कि 1 महीने होता है, नहीं, पहले ओरिजिनली 2 महीने हुआ करते थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या था, तो फिर वहाँ पर 2 महीने हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदरवाइज 1 महीना हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम, कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम को यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में लेकर आया गया है, रिसेंटली न्यूज़ में थी। इसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ये एम्पावर करती है MSMEs को थ्रू ट्रेंड सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, और इम्प्लीमेंट किया जाता है इसे स्वयं प्लस पोर्टल के द्वारा, और उसका कोलेबोरेशन होता है ICAI, ICSI, ICOA के साथ, जो अलग अलग C और CS की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कोलेट्रल फ्री टर्म लोन देती है 10 लाख रुपए तक का फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को। ये एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम है रूरल आर्टिजन्स के लिए और MORD के अंतर्गत आती है, और या फिर इट इज़ अ डिफेंस इंडिजनाइजेशन इनिशिएटिव जो आईडेक्स के अंडर आता है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आईडेक्स वाली स्टेटमेंट को निकाला जा सकता है। ठीक है, डिफेंस बेस्ड है इसलिए करेक्ट होने के चांसेस कंपेरेटिवली कम है गिवन द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थीम मैचिंग एलिमिनेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये पता है हमें कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम की बात हो रही है तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, और MSME को लेकर यहाँ पर बात करी जा सकती है, तो चांसेस ज़्यादा यही है कि वहीं से कोई क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तभी हमने डिफेंस वाले एरिया को निकाला, राइट। स्कीम, अब इस स्कीम के बारे में अगर हम देखें, स्कीम को शुरू किया गया था 2000 पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिसमें 200 पार्टिसिपेंट्स नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आए थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्कीम है, अनाउंस किया गया था अभी रिसेंटली बजट के अंदर 26-27 के अंदर, और MSME को एम्पावर करने के लिए ही। कैसे? थ्रू सर्टिफाइड पैरा प्रोफेशनल्स, जिन्हें कॉर्पोरेट मित्रा कहा जाता है। जो पैरा प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट मित्रा। उनके थ्रू एम्पावर करने को लेकर ये स्कीम लेकर आई गई थी, ताकि अफोर्डेबल सपोर्ट दिया जा सके रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, GST, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल गाइडेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सब एरियाज को लेकर क्या करा जाएगा? कॉर्पोरेट मित्रा जो है वो सपोर्ट देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको एम्पावर किया जा रहा है, ताकि जो पैरा प्रोफेशनल्स जो है वो अपनी तरफ से उनको सपोर्ट दे सके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि PCP एंड DT एक्ट को लेकर है। ये प्रोहिबिट करता है एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, और ऑफेंसेस जो इसके अंदर आते हैं वो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। एक्ट जो है अनेक्ट किया गया था प्राइमरली ताकि क्या प्रमोट किया जा सके? डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो हैं इनके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ना एब्जर्ड स्टेटमेंट को फिगर आउट करना पड़ेगा। अब जैसे हमें पता है कि हमारे देश में जो है बेसिकली जो गर्ल चाइल्ड है तो उसको पैदा होने से पहले कई बार और पैदा होने के बाद भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, राइट। इस प्रैक्टिस को ही, और कहें कि इस मेल प्रैक्टिस को ही रोकने के लिए सरकार जो है वो PCP एंड DT एक्ट जो है वो लेकर आई थी, ताकि यहाँ पर डिटर्मिनेशन पहले से किया ही ना जा सके,
राइट। तो क्या हम इस तरीके की चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे? जब हम अपने देश में खुद ही नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे क्यों इसे एक्सपोर्ट करेंगे? तो ये एक अब्सर्ड स्टेटमेंट आपके सामने आती है जो कि आपके एक्ट को ही क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हम ऐसी चीज़ जो हम खुद ही नहीं यूज़ करना चाह रहे, हम खुद कभी इंपोर्ट भी नहीं करना चाहेंगे लीगली एटलीस्ट, तो यहाँ पर उसे प्रमोट क्यों करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए? ठीक है, तो ये ओड वन आउट था। तो 3 तो आप यहाँ पे यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है इसे निकाल सकते हैं। इसकी वजह से बी और डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है आंसर या तो ए होगा या सी होगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों में है। आप ये मान सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट का ठीक होने के चांसेस अच्छे खासे क्या है, यहाँ पे 100% ही है। तो एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सारा गेम जो है अब नंबर दूसरी स्टेटमेंट पे है कि वो ठीक है या गलत होगी। ऑफेंसेस जो है दे आर कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस है वो माना जाता है। 3 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और इवन मेडिकल रजिस्ट्रेशन को भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी ठीक हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सटेंशियली इसे 2003 में भी, वैसे तो 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 2003 में भी इस एक्ट को अमेंड किया गया था, और तब से इसे प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करके इसे बेसिकली जो नाम है वो दिया गया है। काफ़ी सारे केसेस भी हुए, और कोशिश अभी भी ये चल रही है कि इस तरीके की चीज़ें भारत में रोकी जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पे रेवा सुंदरजा मैंगो जो है इसको लेकर, तो एक स्पीसीज को लेकर ये बेसिकली क्वेश्चन है। पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आंध्र प्रदेश की वैरायटी है, जीआई टैग मिल चुका है। मध्य प्रदेश की वैरायटी है, जीआई टैग मिल चुका है, कमर्शियली एक्सपोर्ट भी किया जाता है। महाराष्ट्र की क्वालिटी है, और या फिर यूपी की है। अब यहाँ पर चारों चीज़ें अलग अलग स्टेट्स के नाम दिए, और थोड़ी सी क्वालिटीज़ भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से बता रखी हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, अभी आज से 2 दिन पहले हमने एक और मैंगो की टाइप पढ़ी थी, ठीक है, वो भी जीआई टैग थी। वहाँ पर भी लोकेशन जो थी, एक स्पेसिफिक लोकेशन में उसे उगाया जाता था। अगर आपने उस वीडियो को देखा था और आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो मैंगो की टाइप का नाम क्या था और वो कौन से स्टेट से आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एमपी की वैरायटी है, जीआई टैग जो है वो 2023 में मिला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो वैसे बी हो जाएगा। फर्स्ट कमर्शियल एक्सपोर्ट जो है इसे अभी यूएई में किया जा रहा है, और अपेडा इसे कर रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दी थी, मध्य प्रदेश का मैंगो है। थोड़ा सा अगर आप स्टेट्स के बारे में भी जानकारी रखते हैं तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और वैसे यहाँ पर रीवा करके जगह भी है आपकी, तो लोकेशन के बेसिस पे होती है। तो अगर कुछ सिटीज़ वगैरह के नाम भी अगर आपको याद है, जो एमपी से होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन यूपी वालों को भी हो सकता है इसके बारे में आइडिया हो। लेकिन हाँ, हो सकता है दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं उनको स्पेसिफिक सिटी का नाम नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया होगा, तो यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द तुंगभद्रा रिवर। 3 स्टेटमेंट्स हैं। एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये कृष्णा रिवर की, इसे फॉर्म किया गया था बाय द कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पर तुंग और भद्रा रिवर जो मिलती हैं और जो वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका से निकलती हैं। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट KWDT फर्स्ट 1969 का जो ये डिस्प्यूट है, एलोकेटेड इट्स वाटर, जो वाटर एलोकेशन किया गया था इस रिवर का वो 65-35 रेशो के बीच में था, और वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में किया गया था। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, सोचिए इसके बारे में। तो कृष्णा ट्रिब्यूटरी जो है, नाम से वैसे थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा तुंगभद्रा रिवर के बारे में। सोचिए न्यूज़ में क्यों थी? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने बेसिकली एक कंसेंसस जो है उसे अचीव किया है, और एक हाई लेवल कमेटी जो है उसने यहाँ पे प्रपोज किया है कि हम क्या करेंगे, ये जो इतना पुराना डेकेड ओल्ड डिस्प्यूट जो हमारा है, काफ़ी साल हो गए जिसको, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर को लेकर ही ये पूरा जो डिस्प्यूट था, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा रिवर की, और डेक्कन प्लेटू में आपको देखने को मिल जाएगी। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, नाम से पता चल रहा है तंग और भद्रा, और ओरिजिनेशन पॉइंट भी वेस्टर्न घाट बिल्कुल ठीक दिया हुआ है इसके अंदर। दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती हैं। अगर हम बात करें डिस्प्यूट की, तो एक जस्टिस RS बचावत करके थे, उन्होंने एलोकेट किया था कि यहाँ पे 65-35 वाटर डिवाइड किया जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। एस्पायर स्कीम को लेकर रिसेंटली इन द न्यूज इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एस्पायर स्कीम को लेकर 4 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्कीम है फॉर प्रमोशन एंड इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे MSME की मिनिस्ट्री ही इंप्लीमेंट कर रही है। एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आती है, 2020 में लॉन्च किया गया था। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। विमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट प्रोग्राम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं एस्पायर स्कीम को लेकर। वैसे अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो नाम है, और वहीं से आइडिया लग जाएगा आपको, अ स्कीम
फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वैसे ए हो जाएगा यहाँ पे ASPIRE से थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता था। ठीक है, एस्पायर जो है ये रूरल लाइवलीहुड्स को ट्रांसफॉर्म करती है, किस तरीके से? ट्रेनिंग देकर, इंक्यूबेशन, बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट, ये सब चीज़ें जो है इनके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। 2015 में इसे एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था और उसके बाद से ही लगातार कोशिशें करी जा रही हैं कि रूरल लाइवलीहुड को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। इंडिया का जो ग्रोस एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ये 0.64% है जीडीपी का और ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। इंडिया ने इंप्रूव किया अपना रैंक अगर हम 2015 से 25 का कंपैरिजन करते हैं तो, और साथ ही साथ यहाँ पे ANRF जो ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसे भी सेटअप किया गया था ताकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन रिसर्च फंडिंग के अंदर रिड्यूस किया जा सके। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है उसे आसानी से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनके पास अगर बात करें तो फंड्स अच्छे खासे रहते हैं और इसलिए उनको रिसर्च डेवलपमेंट में लेकर आया जा सकता है। और इसी वजह से बी और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आंसर ए या सी आपका होगा यहाँ पर, और एब्सर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया जा सकता है। यहाँ पर इंडिया का जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है उसको स्केल करने को लेकर, खासतौर पे जैसे हम कह रहे हैं कि एआई में कहीं ना कहीं इंडिया पीछे रह गया, इसको स्केल करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक जो डिबेट है वो चल रही है और कहा जा रहा है कि उतना ज़्यादा हमने अचीव नहीं किया जितना कि बाकी देशों ने किया और जितना हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इंडिया की जब हम GRD की बात करते हैं स्टेगनेट है, ज़्यादा इसमें हमने GDP का नहीं लगाया, 0.64 है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। अगर हम बात करें ग्लोबल एवरेज की, वो 1.7% और इसके आसपास ही है, और US चाइना के अंदर भी ये 2.5% के आसपास है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इंडिया का जो रैंक है वो भी इंप्रूव हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 9th क्वेश्चन को देखते हैं। टेक्सटाइल समिट को लेकर पूछा गया कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उसने प्रिपेयर किया नेशनल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रोड मैप के तौर पर, और यहाँ पे कोशिश करी जा रही है कि इंडिया जो है कुछ एक्सपोर्ट जो है 100 बिलियन के आसपास का इसे अचीव कर ले। इसे ऑर्गेनाइज किया है नीति आयोग ने ताकि 50 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को हम टारगेट कर सकें। इसे लॉन्च किया गया है PLI स्कीम के तरीके से, ताकि हम क्या कर सकें, हम बेसिकली PLI जो है वो टेक्सटाइल में इसे पहली बार लेकर आया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर इसे लेकर आया गया। इट रिजोल्व द फेज आउट मैन मेड फाइबर इन फेवर ऑफ नेचुरल फाइबर्स ओनली। तो इसमें बेसिकली हम मैन मेड फाइबर जो है उसे फेज आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसको लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने, सोचिए। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ही इसे लेकर आई है, और यहाँ पर कोशिश यही करी जा रही है कि 2030 तक हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 100 बिलियन तक हो जाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर है। एलिमिनेट हमने यहाँ पर किया है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हमने यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 2 दिन का टेक्सटाइल समिट अभी किया था 2026 के अंदर, और ये था सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन के ऊपर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये सभी मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए थे, और हमने कोशिश ये करी है कि हम ब्रांड इंडिया को आगे लेकर जा सकें। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर ब्रिक्स को लेकर है, ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज की जो मीटिंग हुई है उसको लेकर 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहली है, इसे होस्ट किया है इसरो ने बेंगलुरु के अंदर, और चेयरमैनशिप इंडिया की है क्या। डेलिब्रेशन जो किया गया है उसमें बात करी गई है कि हम ब्रिक्स को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन और की बात हुई है इसके अंदर। ब्रिक्स के स्पेस काउंसिल को भी प्रपोज किया गया है। इंडिया ने एक आइडिया प्रपोज किया है, वो नाम क्या है? ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, सोचिए इसके बारे में। ओके, तो रिसेंटली न्यूज़ में ही ये तीनों स्टेटमेंट दी गई थी। स्पेस इकोनॉमी की बात कर लीजिए, इंडिया की होस्टिंग की बात कर लीजिए, इसरो की होस्टिंग की बात कर लीजिए। सो ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज मीटिंग जो है उसे अभी बेंगलुरु में कंक्लूड किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस जो थे उन्होंने यहाँ पर जो ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी है इसको पिच किया, इस आइडिया को पिच किया है। होस्ट इसरो ने किया है, इंडिया के पास चेयरमैनशिप है। ये भी ध्यान रखिएगा कैसे ये चेयरमैनशिप दी जाती है, हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था। यहाँ पर जो ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान जो ब्रिक्स प्लस देश हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत करी है, उनके मेंबर्स यहाँ पर थे। और स्पेस सस्टेनेबिलिटी
डेब्री फ्री मिशंस की बात करी गई है, और जैसे यहाँ पर कॉन्स्टलेशन की बात करी गई है, इसको लेकर भी चर्चा करी गई है। इसके अंदर इंडिया ने प्रपोज किया कि ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाता है डी। तो आपने जितना भी स्कोर किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।